तो जिस फर्म का प्रॉफिट जो है, एक फर्म का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरे का लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। अब जिस फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है वो फर्म तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मार्केट से ख़त्म होती जाएगी। तो ऐसी फर्म्स को कोई भी बेनिफिट क्यों दिया जाए। इसलिए ये होता है हमारा रेफरेंस कि हम ये, अगर ये रेफरेंस हमारे पास ना हो, सिर्फ एवरेज को देखें तो हमारे रिज़ल्ट क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, कि डाटा जो है उसको सिर्फ एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, कि डाटा को कैसे एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं। और इंडिया में जो है डाटा हैंडलिंग के जो एक्सपर्ट हैं उसकी क्या है, कमी है, इसलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोन टू मिसयूज़, कि कई बार डाटा जो है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बड़े ध्यान से समझो इस चीज़ को, इन्होंने एक एग्जांपल से बताया। वो कह रहे हैं कि मिट्टी जो होती है अगर कुम्हार के हाथ में आ जाए तो वो उसको यूज़फुल थिंग्स में बनाएगा। तो अब एक मिट्टी है, चाहे तो आप उससे भगवान की मूर्ति बना लो, चाहे आप उससे शैतान की मूर्ति बना लो, ये तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे यूज़। इसी तरह से डाटा अगर सही हाथों में गया है तो बिल्कुल सही उसका यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर डाटा गलत लोगों के हाथ में चला गया है तो उसको वो मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। जैसे कि कई बार आप न्यूज़पेपर में भी सुनते हो, ये जो है कंपनी है उसने सारा हैक कर लिया उसका डाटा। डाटा हैक करने का मतलब क्या होता है कि किसी की जो पर्सनल, जो उसकी लीगल इन्फॉर्मेशन है, जो उसकी कंपनी के बारे में है, उसको कोई दूसरा पता कर लेता है तो वो क्या होता है, हैक हो जाता है। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट इसमें आती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस जो आती है वो आती है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी क्या है, हमारी क्वालिटेटिव है ना। तो उस क्वालिटेटिव को क्या करता है, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, चाहे करप्शन है, चाहे महंगाई है, चाहे गरीबी है, चाहे बेरोज़गारी है, इन सब को ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा होता है इसमें इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। अब इंटर सेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन का मीनिंग क्या है, देखो इंटर सेक्टोरल का मतलब क्या होता है कि जब हम दो सेक्टर के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर सेक्टोरल। और इंटर टेम्पोरल क्या होता है, जब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो दो सेक्टर्स के बीच में और टाइम के, जैसे 2015 में जो है वो महंगाई इतनी थी, 2016 में इतनी होगी, 17 में इतनी होगी। पॉवर्टी जो है 2015 में 10% थी, 16 में 20% होगी, फिर 12% होगी। तो ईयर के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो डाटा को कंपैरिजन करता है उसको इंटर टेम्पोरल कहते हैं। और जो डिफरेंट सेक्टर में, सेक्टर कौन से हमारे तीन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और हमारा सर्विस सेक्टर है। तो इन तीनों सेक्टर में कंपैरिजन करता है कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री की ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या है, सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपस में डिफरेंट सेक्टर का कंपैरिजन करता है और डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करता है। तो ये इसकी दूसरी इम्पोर्टेंस है। थर्ड वो बताता है वर्किंग आउट कोज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, कि ये कोज और इफ़ेक्ट में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। कैसे इस्टेब्लिश करता है, देखिए आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। वो तो डिमांड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक एग्जांपल समझ लो। अगर हम कहते हैं कि जब प्राइसेस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस क्या हो गया, कोज हो गया, और डिमांड हो गया इफ़ेक्ट। प्राइसेस के बढ़ने का किस पर इफ़ेक्ट हुआ, डिमांड पर। तो प्राइस और डिमांड में ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कि प्राइस और डिमांड में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ये नेगेटिव रिलेशन हो गया ना। तो कोज और इफ़ेक्ट में ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है।
नेक्स्ट इसमें आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल। हमारी जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल बनाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, डाटा बेस होते हैं। जब डाटा प्रोवाइड होता है तभी तो इकोनॉमिक थ्योरी बनेगी। कितने % प्राइस, अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी पीछे एग्जांपल में बताया कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो डिमांड जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ये कैसे पता चला? जब डाटा था तभी तो पता चला। जब प्राइसेस 5% इंक्रीज़ हुए तो डिमांड क्या हो गई, 7% डिक्रीज़ हो गई, 8% डिक्रीज़ हो गई, 3% डिक्रीज़ हो गई। तो प्राइसेस के बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज़ हुई, तभी तो ये लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, इकोनॉमिक थ्योरी बनी कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज या मॉडल बनाए जाते हैं वो डाटा के एनालिसिस के बेस पर ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होती है कि पहले से अनुमान लगाना। जैसे वेदर की फोरकास्टिंग होती है उसी तरह से इकोनॉमिक की भी क्या होती है, फोरकास्टिंग होती है कि अगर प्राइसेस इसी तरह से कंटिन्यूसली इंक्रीज़ रहे तो इसका हमारी इकॉनमी पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो ये पहले से क्या होता है, फोरकास्ट हो जाता है। तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है पहले से ही प्रिडिक्शन करना। तो वो कब होता है, डाटा के बेसिस पर है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह से टैक्स लगाए तो धीरे धीरे इस चीज़ की डिमांड बिल्कुल क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो ये किस बेसिस पर जो है फोरकास्टिंग की जाती है, डाटा के बेसिस पर तो ये तो की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ कि जो हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी बजट बनाते हैं, वो सारा किसके बेसिस पर होता है, डाटा के बेसिस पर ही तो बनता है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे बैंक है, उन्होंने क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करनी है, हमसे क्या इंटरेस्ट लेंगे, हमें कितना इंटरेस्ट देंगे, क्या कैश रिजर्व रेशियो रहेगी। तो ये जितनी भी सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो किसके बेसिस पर बनाई जाती हैं, डाटा के बेसिस पर। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है। लास्ट इसमें आता है आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझो। जब वेरिएबल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल स्टेट में आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। वेरिएबल कैसे, जैसे डिमांड है, प्राइसेस हैं, ये दोनों क्या है, आपके वेरिएबल हैं। जितना एक कंज्यूमर जिस प्राइस पर ख़रीदना चाहता है उतना ही जो है प्रोड्यूसर जो है उस प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कंज्यूमर जिस प्राइस पर ख़रीदना चाहता है और प्रोड्यूसर जिस प्राइस पर बेचना चाहता है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो इकॉनमी क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, जितनी गवर्नमेंट की इनकम है उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। इनकम ज़्यादा तो नहीं है, इनकम कम तो नहीं है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो ये सारा किस पे पता चलेगा, एवरेज उसके डाटा के बेसिस पर ही तो हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमने की इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या किया, पहले तो सारी डेफिनेशंस की, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ऐसे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन वो समझा, और फिर हमने उसकी फीचर्स की। फिर उसके बाद हमने की स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 5 उसकी स्टेजेस की और उसके 5 टूल्स किए। फिर उसके बाद हमने किया लिमिटेशंस की, स्टैटिस्टिक्स की क्या कमी हैं, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप आप सबको जो है ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। देखिए, एक बार में अगर चीज़ समझ नहीं आती है तो आपके पास तो अब अल्टरनेट चांस घर पर है लॉकडाउन का कि आप बार बार रिपीट में इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी नहीं होते हैं तो आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। अब पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए, इसको लिखिए, उसके बाद जो है फिर हम इसके असाइनमेंट और फिर सेकंड चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। बाय।